और अब नजर 100 खबरों पर। जापान के पीएम शिंजो अबे की भारत यात्रा का आज दूसरा और सबसे अहम दिन है। आज शिंजो अबे अब पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच बुलेट ट्रेन समेत कई अहम समझौतों पर दस्तखत की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच बुलेट ट्रेन नेटवर्क को लेकर 98,000 करोड़ रुपए के करार के साथ साथ कई अहम समझौते होंगे। वहीं आज भारत और जापान के बीच नागरिक परमाणु करार के साथ साथ कई आर्थिक और रणनीतिक करार भी होने हैं। इसके बाद शाम को पीएम मोदी शिंजो अबे को लेकर वाराणसी जाएंगे, जहां दोनों नेता दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो अबे की अगवानी करेंगे। वहीं इस यात्रा के लिए बनारस में तैयारियां जोरों पर हैं। इससे पहले भारत पहुंचने पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने जापानी पीएम का स्वागत किया। इसके बाद शिंजो भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिले। इस दौरान उन्होंने चेन्नई बाढ़ पीड़ितों के लिए संवेदना जताई। भारत पाकिस्तान के बीच समग्र वार्ता बहाल करने के फैसले के बाद अगले महीने दोनों देशों के विदेश सचिव नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। इसकी घोषणा पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को की। नेशनल हेराल्ड के मुद्दे को राजनीतिक विद्वेष का मामला बताने वाली कांग्रेस शुक्रवार को पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने साफ कहा कि सदन नहीं चलने के पीछे कई और कारण हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ नेशनल हेराल्ड मामले की वजह से संसद नहीं चल पा रही है। बहरहाल कांग्रेस के इस रुख में आए बदलाव के बाद सरकार ने उम्मीद जाहिर की है कि सोमवार से सदन सुचारू रूप से चलेगा। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी अपने सांसदों को मंगलवार को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में एक बुकलेट जारी करेगी, जिसमें इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं को उजागर किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के हंगामे के चलते शुक्रवार को भी संसद में काम नहीं हो पाया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेसी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। नेशनल हेराल्ड का मुंबई कनेक्शन सामने आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने सरकार से जमीन वापस लेने की मांग की है। वहीं नेशनल हेराल्ड का मामला महाराष्ट्र विधानसभा में भी गूंजा, जहां कांग्रेस ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। आपको बता दें कि बांद्रा में एसोसिएट जनरल लिमिटेड कंपनी को 32 साल पहले नेशनल हेराल्ड अखबार और नेहरू लाइब्रेरी बनाने के लिए जमीन दी गई थी, लेकिन अब इस जमीन पर कमर्शियल बिल्डिंग बनाई जा रही है। यूपीए सरकार में 10 साल मंत्री रहे शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में एक बड़ा खुलासा किया है। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मनमोहन सिंह सरकार में सोनिया गांधी और उनकी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का बहुत दखल था। पवार ने लिखा है कि ज्यादातर फैसले 10 जनपद यानी सोनिया गांधी के निवास से ही आते थे। यहां तक कि मंत्रालयों में सचिव और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति भी 10 जनपद के कहने पर ही होती थी। कश्मीर के विस्थापितों के पुनर्वास और उनके कल्याण से संबंधित गैर सरकारी प्रस्ताव लोकसभा में पास हो गया। चर्चा में भाग लेते हुए सदस्यों ने कश्मीरी विस्थापितों को पूरी सुरक्षा के साथ वापस उनके घरों में बसाने की मांग की। सदस्यों ने घाटी से बाहर रह रहे विस्थापितों की हालत पर भी चिंता जताई और सरकार से उनके कल्याण के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की। इस बिल को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में पेश किया था। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां 5 कारें आपस में टकरा गईं। बाइक भी इस हादसे की चपेट से नहीं बच पाई। यहां तक कि पुलिस की वैन को भी टक्कर लगी है। गाड़ियों की इस टक्कर में 4 लोगों को चोटें आई हैं। दरअसल सबसे पहले यहां एक स्विफ्ट डिजायर और होंडा सिटी के बीच टक्कर हुई। पुलिस जब इसकी पड़ताल करने पहुंची तभी तेज रफ्तार एक ऑडी कार ने पीसीआर और 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद ऑडी का ड्राइवर फरार हो गया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को आदेश दिया है कि वो अपने सरकारी विभागों के लिए नई डीजल गाड़ियां न खरीदें। दिल्ली में सरकारी विभागों के लिए अब कोई भी नई डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एनजीटी ने यह भी कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार को यह तय करना चाहिए कि सरकारी डीजल वाहनों को बैटरी या सीएनजी में कैसे तब्दील किया जाए। इसके साथ ही एनजीटी ने दिल्ली सरकार के ऑड इवन कार फॉर्मूले पर सवाल उठाए। एनजीटी ने पूछा है कि क्या ऐसा करने से वाकई प्रदूषण कम होगा। राजधानी दिल्ली में अब नए डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने
10 साल पुरानी डीजल की और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी, तब तक यह आदेश लागू रहेगा। ऑड इवन कारों के फैसले का असर दिल्ली में स्कूलों की छुट्टियों पर पड़ा है। प्राइवेट स्कूलों की करीब 2000 बसें दिल्ली सरकार की ऑड इवन नंबर की स्कीम में शामिल होंगी और इसके चलते केजरीवाल सरकार ने 15 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक 5वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टी रहेगी। वहीं 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक 6ठी से 12वीं क्लास के बच्चों की छुट्टी होगी। आपको बता दें कि दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में यह फैसला लागू होगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने भरोसा दिया है कि सम विषम फॉर्मूले में ट्रक, बस और दोपहिया को लेकर नीति का खुलासा 25 दिसंबर को किया जाएगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार दिल्ली में लोगों को सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधा भी देगी। सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस मुंबई में दोपहर 3 बजे मेट्रो सिनेमा से लेकर आजाद मैदान तक निषेध मार्च निकालेगी। मार्च में अशोक चव्हाण, संजय निरुपम समेत सभी बड़े नेता शामिल होंगे। फिल्म बाजीराव मस्तानी के विरोध में शिवसेना भी उतर आई है। शिवसेना का आरोप है कि इस फिल्म में मराठा इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया है। शिवसेना ने मांग की है कि बाजीराव मस्तानी को तब तक रिलीज न किया जाए जब तक मराठा इतिहास की जानकारी रखने वाले इतिहासकार और राज्य के सभी विधायक फिल्म को ग्रीन सिग्नल न दे दें। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने निजी क्षेत्र में भी अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण देने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अनुसूचित जाति जनजातियों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की थी। पासवान भी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक के बाद पासवान ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने पीएम से आरक्षण के लिए अलग कानून बनाकर उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने का भी आग्रह किया है। इसके साथ ही संविधान संशोधन के जरिए प्रमोशन में भी आरक्षण दिए जाने की मांग पासवान ने की है। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज कर जेल भेज दिया गया है। दोनों मधुमिता हत्याकांड में सजा याफ्ता हैं। आपको बता दें कि आईबीएन 7 ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा कर दिखाया था कि कैसे अमरमणि और उनकी पत्नी इलाज के बहाने मेडिकल कॉलेज में आराम से रह रहे हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर अहमद जावेद सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत होंगे। अहमद जावेद 31 जनवरी को महाराष्ट्र पुलिस से सेवानिवृत्त होंगे। जावेद इसी साल सितंबर में मुंबई पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। जावेद जल्द ही अपना कार्यभार संभालेंगे। आगरा के सदर थाने में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल यह मुकदमा आरएसएस कार्यकर्ता अजीत चाहर की तहरीर पर दर्ज किया गया है। अजीत चाहर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री पर आरोप लगाया था कि उन्होंने फेसबुक पर उनका गलत तरीके से विवादित फोटो और कमेंट पोस्ट किया है। 11 साल पुराने बिहार के चर्चित तेजाब हत्याकांड में सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को उसके 3 साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सीवान की विशेष अदालत ने शहाबुद्दीन को हत्या की नीयत से अपहरण, सबूत छिपाने और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी करार दिया। दरअसल 16 अगस्त 2004 को जमीन विवाद में रंगदारी नहीं देने पर सीवान के 2 व्यवसायियों का अपहरण कर तेजाब से नहलाकर उनकी बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के चश्मदीद मृतकों के भाई के मुताबिक पूर्व सांसद शहाबुद्दीन खुद उस वक्त मौजूद था। हालांकि जेल प्रशासन का दावा था कि शहाबुद्दीन उस वक्त जेल में बंद था और सजा काट रहा था। आईएसआई एजेंट एजाज की गिरफ्तारी से सुरक्षा एजेंसियां जहां उत्साहित हैं, तो वहीं पिछले 8 सालों से जेल में बंद एक कथित आतंकी की अदालत से रिहाई ने एजेंसियों को करारा झटका दिया है। बाबू भाई नाम के इस आरोपी को सुरक्षा एजेंसियां आरडीएक्स का सबसे बड़ा सौदागर मानती है और उसके खिलाफ अभी और भी मामले चल रहे हैं। एजेंसियों के सामने बड़ी चिंता यह भी है कि बाबू भाई के खिलाफ सरकार ने अभी तक ऊपरी अदालत में अपील नहीं की है। इंटरनेट पर आतंकी संगठन आईएसआईएस का प्रचार करने के आरोप में जयपुर से गिरफ्तार इंडियन ऑयल के मैनेजर को 21 दिसंबर तक रिमांड पर भेज दिया गया है। एटीएस उससे पूछताछ करेगी। इस मामले में गिरफ्तार सिराजुद्दीन के बारे में खुलासा हुआ है कि वो लोगों को सीरिया जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था और इसके लिए फेसबुक की मदद ले रहा था। जयपुर से गिरफ्तार मोहम्मद सिराजुद्दीन से एटीएस को जानकारी मिली है कि वो आईएस के लिए युवतियों का खास दस्ता तैयार करने वाला था। वहीं पूछताछ में यूपी का नाम आने के बाद सिराजुद्दीन से अब उत्तर प्रदेश एटीएस भी पूछताछ करेगी।
रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के आईएएस संजय प्रताप सिंह के बाकी बचे 4 लॉकर्स को खोलने के लिए सीबीआई ने सनसनीखेज खुलासा किया है। सीबीआई को संजय सिंह के लॉकर से 100 सोने के सिक्के, करीब 5 किलो चांदी, 2 करोड़ का बैंक बैलेंस और करीब 1 करोड़ का पीपीएफ और फिक्स डिपॉजिट का पता चला है। फिल्म अभिनेत्री जिया खान की मौत के मामले में सीबीआई ने जिया के दोस्त और फिल्म अभिनेता सूरज पंचोली के खिलाफ स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। इस चार्जशीट के मुताबिक सूरज ने ही जिया को खुदकुशी के लिए उकसाया। सीबीआई की चार्जशीट ने जिस तरह जिया की मौत को खुदकुशी करार दिया है, उससे जिया की मां राबिया खान ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र सरकार कुछ शर्तों के साथ बार मालिकों को डांस बार शुरू करने के लिए लाइसेंस दे सकती है। इस बारे में सरकार की नई शर्तों के मुताबिक डांस बार में पैसे उड़ाने और सिगरेट पीने पर पाबंदी होगी। इसके साथ ही डांस बार में 24 घंटे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य होगा। बार वाला सिर्फ स्टेज पर ही डांस कर सकेगी और उन्हें ग्राहक से 5 फीट की दूरी का अंतर बनाकर रखना होगा। साथ ही पुलिस जब चाहे तब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जांच कर सकती है और नियमों का उल्लंघन करने पर डांस बार का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर सकती है। अक्टूबर महीने में औद्योगिक उत्पादन अपने 5 साल के शीर्ष पर पहुंच गया। इस महीने औद्योगिक उत्पादन में 9.8% की बढ़ोतरी देखी गई। दिवाली सीजन के चलते मांग में इजाफे के कारण ये बढ़ोतरी दर्ज की गई। चंडीगढ़ में लोग आज से पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यूटी प्रशासन ने पॉलीथीन पर बैन लगाते हुए कड़े निर्देश जारी किए। निर्देशों के अनुसार पॉलीथीन का प्रयोग करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड निकाली गई। परेड में शामिल 469 जाबाज युवा सैन्य अधिकारी अब भारतीय सेना का हिस्सा बन जाएंगे। साथ ही 50 सैन्य अधिकारी मित्र देशों की सेनाओं को भी मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। ताज़ा बर्फबारी में 2 फीट तक बर्फ गिरी है। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में पिछले 24 घंटों में बारिश के साथ साथ भारी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है। बर्फबारी के बाद गुलमर्ग में तापमान -7 डिग्री हो गया है, जो मौसम का सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी होगी। चंडीगढ़ में एक बुजुर्ग दंपत्ति की सरेआम पिटाई करने वाले शख्स का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो में यह शख्स बुजुर्ग दंपत्ति को जमकर पीट रहा है। बुजुर्ग दंपत्ति की सेक्टर 18 में मोबाइल की दुकान है। ये शख्स इस दुकान में घुसता है और इन दंपत्ति के साथ मारपीट करता है, लेकिन इस बीच कोई इन बुजुर्गों को बचाने के लिए नहीं आता। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई। इस शख्स ने बुजुर्ग महिला को भी बेरहमी से पीटा और जब उसका पति उसे बचाने के लिए आया तो आरोपी ने बुजुर्ग शख्स को भी बहुत मारा। चंडीगढ़ में बुजुर्ग दंपत्ति से मारपीट करने वाले शख्स को जब पुलिस मीडिया के सामने बात करने के लिए लाई तो आरोपी कैमरे पर गिड़गिड़ाता नजर आया। साल 2012 के फरवरी महीने में कोलकाता में हुए पार्क स्ट्रीट गैंग रेप मामले में सेशन कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। पार्क स्ट्रीट के एक 5 सितारा होटल के अंदर बार में छेड़खानी की शिकार एक एंग्लो इंडियन महिला के साथ चलती कार में गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। पश्चिमी दिल्ली के रनोला इलाके में चलती कार में 6 लोगों ने नाबालिग के साथ गैंग रेप किया। बताया जा रहा है कि लड़की की उम्र 14 साल है। जानकारी के मुताबिक लड़की को उसका दोस्त बहाने से अपने साथ ले गया और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है। मुंबई पुलिस ने एक मां को उसके बेटे के ही कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किया। 8 दिसंबर को बेटे की लाश उसी के घर में मिली थी। आरोप है कि जमीन विवाद की वजह से मां ने भाड़े के हथियारों से बेटे की हत्या करवा दी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा रोडवेज बस और ऑटो की जोरदार टक्कर की वजह से हुआ। हादसे की वजह बस चालक का नशे में होना बताया जा रहा है।
नोएडा सेक्टर 100 में लोटस बुलवर्ड अपार्टमेंट में फिर एक संदिग्ध मौत हुई है। इस बार इस अपार्टमेंट के एक फ्लैट से गुड़गांव की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली 22 साल की लड़की को संदिग्ध रूप से गिरकर उसकी मौत हो गई। लड़की अपना जन्मदिन मनाने के लिए अपार्टमेंट में रहने वाले दोस्त के पास आई थी। लड़की के शरीर के ऊपरी हिस्से पर कपड़े नहीं थे। शक है कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। पुलिस ने संदिग्ध मौत के मामले में लड़की के 4 दोस्तों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि लोटस बुलवर्ड अपार्टमेंट में पिछले 2 महीने के दौरान इस तरह की यह 5वीं संदिग्ध मौत है। कानपुर में नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी की खुदकुशी का मामला सामने आया है। छात्रा के परिजनों के मुताबिक लड़की ने दोस्त की छेड़छाड़ से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के मुताबिक खुदकुशी के एक दिन पहले आरोपी ने छात्रा से घर पर छेड़खानी की थी, जिसके बाद लड़की के भाई ने उसकी पिटाई भी की थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि लड़का और लड़की दोनों के बीच दोस्ती थी और लड़की के भाई ने दोनों को खुदकुशी के लिए एक दिन पहले घर पर पकड़ा था। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 बदमाशों ने लेबर कॉन्ट्रैक्टर से 15 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित काफी समय तक पुलिस का 100 नंबर पर फोन करता रहा, लेकिन फोन नहीं मिला, जिसके बाद पीड़ित अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वर्ल्ड कप T20 2016 का कार्यक्रम तय हो गया है। 2016 T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर राउंड 8 मार्च से शुरू होंगे। वर्ल्ड कप के मुख्य मुकाबले 15 मार्च से शुरू होंगे। भारत अपना पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ 15 मार्च को नागपुर में खेलेगा। 15 मार्च को अपना अभियान शुरू करने के बाद भारत 19 मार्च को पाकिस्तान से धर्मशाला में भिड़ेगा। उसके बाद 23 मार्च को भारत का मुकाबला क्वालिफायर टीम से बेंगलुरु में होगा। भारत अपना आखिरी लीग मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 27 मार्च को मोहाली में खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे होबार्ट टेस्ट के दूसरे दिन मेजबान टीम ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। ऑस्ट्रेलिया के पहली पारी को 583 रनों पर घोषित करने के बाद वेस्टइंडीज ने 207 रनों पर अपने 6 विकेट खो दिए। ओवल में हो रहे श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 431 रन बनाए हैं, जिसके जवाब में श्रीलंका ने 4 विकेट पर 197 रन बनाए। कुशल परेरा डोपिंग मामले में आईसीसी ने साफ कर दिया है कि परेरा का सैंपल 12 अक्टूबर को लिया गया था, न कि पाकिस्तान सीरीज के दौरान जुलाई-अगस्त में। जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी ने बीती रात मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हरभजन सिंह की शादी और रोहित शर्मा की सगाई की खुशी में पार्टी दी। इस पार्टी में महेंद्र सिंह धोनी, उनकी पत्नी साक्षी, वीवीएस लक्ष्मण, विद्या बालन, सुष्मिता, अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन समेत कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। शाहरुख खान बिग बॉस के मंच पर सलमान के साथ दिखाई देंगे। हाल ही में दोनों ने इस एपिसोड के लिए एक प्रोमो भी शूट किया है। रोमांस किंग माने जाने वाले शाहरुख खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि असल जिंदगी में उनके लव गुरु उनके बेटे अब्राम हैं। शाहरुख ने यह भी बताया कि अब्राम ने दिलवाले देखी है और उन्हें फिल्म बेहद पसंद भी आई। शाहिद कपूर ने फिल्म रंगून की शूटिंग शुरू कर दी है। रंगून को विशाल भारद्वाज बना रहे हैं। विशाल भारद्वाज के निर्देशन में ही शाहिद ने कमीने और हैदर जैसी फिल्मों में भी काम किया है।